मोहम्मद उजैर हुसैन मोहम्मद हुसैन। चलें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। मेन assumptions, number one, a small mass of gas contains very large number of particles। अच्छा देखिए, मैं मॉलिक्यूल्स की जगह लफ्ज इस्तेमाल करूंगा पार्टिकल्स, ठीक है। अब ज़रा एटॉमिक गैस भी है, मॉलिक्यूलर गैस भी है, तो पार्टिकल का जो टर्म है दोनों को कवर कर लेगा, एटम्स को भी और मॉलिक्यूल्स को भी। अ स्मॉल मास ऑफ गैस contains a small mass of gas contains very large number of particles। A small mass of gas contains very large number of particles, approximately 3 into 10 raised to power 25 particles per cubic meter at STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर तकरीबन 3 into 10 raised to power 25 पार्टिकल्स एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में होंगे। ये अप्रोक्सीमेट आइडिया है, ये वैल्यू है। गैस पार्टिकल्स are in constant random motion। Gas particles make perfectly elastic collision with each other and with the walls of container। And with the walls of container। ठीक है। नंबर 4 लास्ट रो बेटा। टाइम ऑफ collision is small compared to the time between two successive collisions। Is small compared to the time between two successive collisions। इस टर्म का मतलब या इसका assumption का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स इज स्मॉल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस पार्टिकल्स। ठीक है, इसको हम कुछ यूं ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स इज स्मॉल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस पार्टिकल्स। इज स्मॉल compared to the volume occupied by the gas particles। Volume of gas
पार्टिकल्स कम है और जो गैस पार्टिकल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है वो बहुत लार्ज है। वापस उधर नंबर 5, particles exert no force on each other except during collision। कोलिजन के अलावा पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि हम आइडियल गैस के पार्टिकल्स को आइसोलेटेड एटम्स मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं इसको? आइसोलेटेड एटम्स। और कल हमने आइसोलेटेड एटम्स की क्या डिटेल्स डिस्कस की थी कि भाई एटम्स के दरमियान जब फासला बहुत ज्यादा है कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को नेबरिंग एटम के चार्जेस की वजह से कोई फोर्स ना लगे, तो ऐसे एटम्स कहलाते हैं आइसोलेटेड एटम्स। ठीक है। सो गैस पार्टिकल्स exerts no forces on each other except during collision, except during collision। अब इसको थोड़ा सा इसके लिए कॉम्प्रीहेंड करें, इसकी डिटेल्स को मैं ऐड कर देता हूं। आइडियल gas is considered atomic gas, atoms of ideal gas are considered isolated atoms, and there is no potential energy between gas particles. There is no potential energy between gas particles, between gas particles and the last point, internal energy of gas is purely a function of kinetic energy of particles. Internal energy of gas is solely because of kinetic energy of particles, of gas particles, kinetic energy of gas particles। मतलब ये इस एक पॉइंट को हम कुछ इस तरीके से कॉम्प्रीहेंड करेंगे, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जब आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, इट मींस वी आर रेफरिंग टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स अलोन। क्लियर हो गया पॉइंट? मतलब आइडियल गैस में गैस पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस नहीं है, इसलिए उनको आइसोलेटेड एटम्स कह रहे हैं। फोर्सेस ना होने से क्या नहीं है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो फिर इंटरनल एनर्जी प्योरली किस एनर्जी की वजह से होगी? काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी। सो दिस इज द डिटेल ऑफ द this fifth point। number 6 assumption, Newton's laws are applicable to the motion of gas particles, to the motion of gas particles। So these are main assumptions of the kinetic molecular theory of gases। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एंड अप टू द 6 पॉइंट, कुछ 7 8 9 10 भी लिखवा देते हैं, डिपेंड, बट मेन assumptions ये, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है that we are dealing with only main assumption। तो मेन assumptions ये हैं। नेक्स्ट इसमें प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस की बात करेंगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, a gas
गैस किस तरीके से प्रेशर क्रिएट करती है ये जरा समझ लीजिएगा। ये ज़ाहिर है ये भी एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है। गैस पार्टिकल्स कांस्टेंट रैंडम मूवमेंट में, तो जब गैस पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराएंगे तो उनकी मोमेंटम चेंज होगी और उतनी ही मोमेंटम वॉल्स को ट्रांसफर होगी। जितना गैस पार्टिकल्स की मोमेंटम में चेंज आएगा उसके इक्वल अमाउंट में और अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम किसको इम्पार्ट होगी, वॉल्स को। मोमेंटम चेंज होने से फोर्स लगेगी, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूसेस फोर्स। So in this way, collision of gas particles with the walls, it is basically results in a force that is being exerted on the wall, right? And now force per unit area on the wall, it creates what? Pressure. तो ये तीन steps हैं। गैस पार्टिकल्स कांस्टेंट रैंडम मोशन में है, कोलिजन करेंगे वॉल्स के साथ तो मोमेंटम चेंज होगी और मोमेंटम वॉल्स को इम्पार्ट होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, it exerts force and force per unit area produces pressure. That's it. तो ये स्टेप है, स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। गैस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, makes perfectly elastic collision with the walls. During collision, momentum of gas particles changes and same momentum is imparted to the walls. Rate of change of momentum produces force, exerts force. Rate of change of momentum produces, exerts force, and force per unit area of the wall produces pressure. That's it. So like ये 4 स्टेप्स हैं कि किस तरीके से गैस पार्टिकल्स किसी भी कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, उसका ये स्टेप वाइज मेथड है। नंबर 1, गैस पार्टिकल्स कांस्टेंट रैंडम मोशन में है। नंबर 2, वो आपस में एक दूसरे के साथ, या नंबर 1 में काउंट कर लें कि गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करें, यही कोलिजन वॉल्स के साथ भी होंगे। ड्यूरिंग कोलिजन पार्टिकल्स की मोमेंटम चेंज होगी, उतनी ही मोमेंटम वॉल्स को इम्पार्ट करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सर्ट्स व्हाट, फोर्स, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया प्रोड्यूसेस प्रेशर। सो ये है इसका सिस्टमैटिक आप कह सकते हैं या स्टेप वाइज प्रेशर का कॉज। अब है इसमें हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे। व्हाट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस? वो साइड रेट्स कर दूं? जी एक सेकंड तो हो चुका था। इसमें अभी थ्योरेटिकल स्टफ बहुत था, अब न्यूमेरिकल या अब कुछ जो है आप कह सकते हैं इसमें हम एनालिटिकल मेथड्स अप्लाई करेंगे। पहला जो है इसमें हमारे पास है प्रेशर का एक्सप्रेशन। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस
इट इज गिवन बाय 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आप ऐसा लिख लें, रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक एक्सप्रेशन तो ये है प्रेशर का। अब ये रो क्या है? डेंसिटी, और रो इज इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ गैस mn अपॉन v। सही है। तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आप प्रेशर इस एक्सप्रेशन से लिखेंगे, और डेंसिटी को एक्सपेंड करते हैं तो ये वैल्यूज इंट्रोड्यूस करेंगे। प्रेशर विल बी इक्वल्स mn अपॉन 3v मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये कैपिटल V और स्मॉल v में फर्क कीजिएगा। कैपिटल V वॉल्यूम है और स्मॉल v क्या है? इट इज वेलोसिटी है। यस, चलें। बाकी आइडेंटिटीज जैसे मैंने कल भी लिखी थी, m इज मास ऑफ वन पार्टिकल, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, v कैपिटल है, इट इज वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। देन इसमें ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बिफोर गोइंग टू अप्लाई दिस मीन स्क्वायर वेलोसिटी फंक्शन, अगर आप पहले एक आध को इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लें कि किस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन को डील करेंगे। ये दो इसके वेरिएंट्स हैं, एक इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी है और एक टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मास ऑफ वन पार्टिकल एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ठीक है, चलें सॉल्व करें जरा। देन नेक्स्ट डिस्कशन वुड बी ऑन दिस मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ फिलहाल रहने देता हूँ। एग्जाम्पल है calculate pressure exerted by the gas. Calculate pressure exerted by the gas two mole of diatomic gas बल्कि डायटोमिक मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 moles ऑफ हीलियम गैस when mean square velocity of particles is about 3 into 10 raised to power 4 meters per second. 2 moles of He helium gas at when mean square velocity of particles is this. अच्छा, अब एक बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इसमें, अच्छा एक मिनट इसमें करेक्शन कर दूं बिकॉज स्क्वायर रूट लेने के बाद है 10 पावर 6। मेक इट क्लियर, आपने जो केमिस्ट्री में गैसेस के लिए जो रूल पढ़ा है ना बेटा, वही रूल यहाँ पर वैलिड है। मतलब क्या रूल है? जो इनर्ट गैसेस है, कौन सी गैसेस? वो एटॉमिक होती है। इनर्ट गैसेस आप लोगों ने नोबल गैसेस जिन्हें कहते हैं, आप एटॉमिक लेते हैं ना, क्या कहते हैं एटॉमिक? कौन सी गैसेस को लेते हैं आप? कौन सी गैसेस एटॉमिक
आप काउंट करते हैं जी। एटॉमिक, हीलियम, हीलियम इज ए एटॉमिक गैस, हीलियम इज ए, व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, वो डायटॉमिक लेते हैं, समझ में आ रही है बात। सो हीलियम इज एन एटॉमिक गैस। तो वो जो इनर्ट गैसेस हैं उन्हें आप एटॉमिक लेते हैं, जो केमिस्ट्री में रूल है गैसेस को। और अगर इनर्ट गैसेस के अलावा जो भी गैस है, इफ इट इज नॉट एक्सप्रेस इन द क्वेश्चन दैट कि वो किस टाइप की गैस है, तो आपने उसको डायटॉमिक लेना है, ठीक है। इनर्ट गैसेस के अलावा जितनी भी गैसेस हैं, अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि भाई वो मोनोएटॉमिक है या डायटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है, वो क्या है, तो आपने बाय डिफॉल्ट उन्हें क्या लेना है, डायटॉमिक लेना है। सो अब चूंकि ये हीलियम जो है गैस, ये कौन सी गैस है, इनर्ट गैस है, और इसके कौन से आइसोटोप की बात कर रहे हैं हम, हीलियम 4 की बात कर रहे हैं। तो जरा कैलकुलेट करें कि 2 मोल ऑफ हीलियम ने कितना प्रेशर प्रोड्यूस करना है जब उसके पार्टिकल्स की मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अब देखें, दिस मास कैन बी रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ मोल्स। कैसे, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स आप मास को कैसे लिखेंगे। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द यस्टरडेज लेसन, हमने नंबर ऑफ मोल्स के लिए दो एक्सप्रेशंस लिखे थे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आप देखें, इसको रिप्लेस कर देंगे हम, प्रेशर बराबर है किसके, mn, इट इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। अरे भाई ये मैंने mn की जगह क्या लिखा, nm। कैसे, कल हमने एक्सप्रेशन लिखा था नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का एक्सप्रेशन क्या था, number of moles, it is 1 mole, yeah, number of moles n, it is equals mass of gas divided by molar mass, ठीक है। Calculate pressure exerted by 2 moles of helium 4 gas when mean square velocity of particles is this and gas occupies, थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, gas occupy it is -3 cubic meters volume, गैस ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, सो वॉल्यूम वाज मिसिंग फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। अब प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी nm डिवाइडेड बाय v, वॉल्यूम हो गया, एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को मीन के लिए भी ये आइडेंटिटी भी इस्तेमाल होती है, मीन की, सो मिक्स आइडेंटिटीज ना चल जाए, इसलिए मैं इसके ऊपर मीन का ये वाला साइन लगा देता हूँ। हाँ भाई, you have been given this thing, number of moles कितने बेटा, 2, मोलर मास कितना है हीलियम 4 का, 4 into 10 raised to power -3 किलोग्राम्स है ना, किलोग्राम्स में लिखेंगे, ग्राम्स को किस में कन्वर्ट किया, किलोग्राम्स में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है बेटा, 1 into 10 raised to power -3, मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3 into 10 raised to power 6, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी नहीं, mean square velocity. Is it clear? So what will be the answer? 4 2 times 8, 8 3 times 24, ये cancel हो गया बेटा, 24 into 10 raised to power 6 pascals, मतलब 24 मेगा पास्कल्स, कितना प्रेशर है, 24 मेगा पास्कल्स प्रेशर होगा। इज इट क्लियर। कुछ इंफॉर्मेशन आपको इस स्टाइल में गिवन होगी, कभी कभार आपको नंबर ऑफ मोल्स वाली ये एक्सप्रेशन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी हैव मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, इससे हम ड्राइव करेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जी बेटा, ऑलराइट, ठीक है, 3v था, इट इज 3v, थैंक यू फॉर आइडेंटिफाइंग दिस मिस्टेक। सो 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम्स 8 मेगा पास्कल्स, 8 मेगा पास्कल्स, थैंक यू। नाउ
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। The average velocity with which, the average velocity with which particles of gas move वो एवरेज वेलोसिटी जिससे गैस पार्टिकल्स मूव करते हैं उसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस एक्सप्रेशन से और इससे दोनों से सॉल्व कर सकते हैं जब हम इसमें से रीअरेंज करें मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, इसका स्क्वायर रूट करें। सो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, it is after rearranging from this expression will gives you 3pv upon mn। ये देखें, इसमें से रीअरेंज किया तो ये एक्सप्रेशन बन गई। स्क्वायर रूट कर लें इसका दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो बन जाएगा ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या बन गया? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इट विल बी इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3pv अपॉन mn, 3pv अपॉन mn। ठीक है, अगर हम इसमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं मींस दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये कुछ इस तरह लिखी जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या बनेगा देखें, ये एक्सप्रेशन आई स्क्वायर रूट करने के बाद। अब इसमें अगर आइडियल गैस इक्वेशन इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है इट विल बी इक्वल्स गैमा 3RT अपॉन m। ये वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिससे हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट और इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यही एक्सप्रेशन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हो जाएगा ऐसा, इट विल बिकम 3kT अपॉन m, स्मॉल m। बस फर्क ये है कि जब आपको मास ऑफ गैस पार्टिकल दिया जाए, एक पार्टिकल का मास, क्योंकि यहां पर देख रहे हमने m क्या इंट्रोड्यूस किया है, इट इज मास ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है, अगले ही सेक्शन में, अगले ही चैप्टर में हम स्मॉल m पूरे सब्सटेंस के मास को कहेंगे। तो इसमें इनमें आपको फर्क रखना है कि इस चैप्टर में ये मास ऑफ वन पार्टिकल, ये क्या है? मास ऑफ वन पार्टिकल। क्लियर हो गया पॉइंट? चले, इट विल बी 3kT अपॉन m, mass of one particle, 3RT upon molar mass. Factors affecting root mean square speed are these. रूट मीन स्क्वायर स्पीड के फैक्टर्स क्या हैं? वो ये रहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ वन पार्टिकल के, बाकी ये कांस्टेंट्स हैं। ये क्या है? कांस्टेंट। तो फैक्टर्स देख लीजिए और इससे रिलेटेड इंक्वायरीज कैसे होंगी, क्वेश्चंस कैसे होंगे, उसके साथ साथ हम डील करते हैं। ये मिटा दूं बेटा साइड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड और वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। आप चाहे तो सेपरेट लिखें चाहे एक साथ लिख लें। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी जब हम रिमूव करते हैं तो हम दो मुख्तलिफ वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। हम दो मुख्तलिफ वैल्यूज को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल 1 या फर्स्ट गैस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ 2। कंपैरिजन में इक्वेशन कैसी बन जाएगी? T1 ओवर M1 इंटू M2 ओवर T2। अब देखिए बेटा, इनमें से चार चीजें हैं जो कि स्क्वायर रूट के अंदर आ रही हैं, M1, M2, T1 और T2। अगर कोई दो सेम हो जाए तो आप दो को कंपेयर करके रिजल्ट बता सकेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा हो सकता है देखें, एक बार समझिएगा। नॉन कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस को आप ये स्क्वायर रूट हैंडल नहीं कर सकते विदाउट कैलकुलेटर,
क्योंकि इसमें आर मोलर गैस कांस्टेंट है, देन इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पे मोलर मास क्या आता है वो डेसिमल वैल्यूज हो गई, तो प्रॉब्लम है, चैलेंजिंग हो जाएगा। तो आप उसका स्क्वायर रूट, बहुत टेक्निकली देखा जाए इट इम्प्रैक्टिकल सा हो जाएगा कि आप बगैर कैलकुलेटर के ये स्क्वायर रूट सॉल्व कर लो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो कंपैरिजन पर बेस्ड होंगे। किस पर बेस्ड होंगे बेटा? कंपैरिजन। इस पर मैं आपको एक दो एग्जांपल्स करवा देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए आपको कि क्या है। एग्जांपल्स देखें। टू मोल ऑफ हाइड्रोजन H2 लिख लीजिएगा एंड H2 एंड 1 मोल ऑफ He4, ठीक है, हीलियम 4 आर कैट in two different containers same temperature. What is the ratio? VRMS, VRMS, हीलियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है, सॉल्व करना है। हीलियम एंड हाइड्रोजन यू नीड टू सॉल्व फॉर द रेशियो। अब देखें बेटा इसमें क्या चीज दोनों के लिए सेम है? दोनों के लिए क्या चीज सेम है? टेम्परेचर दोनों के लिए क्या बेटा? सेम है। इट मींस कि ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके सिर्फ मोलर मासेस के लिए आप रीअरेंज कर देंगे। सो रेडिकल 2, रेडिकल 2 आ जाएगा 1 अपॉन रेडिकल 2, ये कह रहे हैं भाई 1 अपॉन, ठीक है। सो लुक हियर, VRMS of helium and VRMS of hydrogen. So it will be molar mass of hydrogen divided by molar mass of helium. सही है बेटा? ऐसा लिखना ठीक है। So molar mass of hydrogen क्या है बेटा? It is 2 because H2 लिया है और helium चूंकि inert गैस है वो 4 ही लेंगे, 2 upon 4 it is 1 upon 2, 1 upon square root of 2. This is the answer. ठीक है। What if I'll give you a value of the temperature also? अगर मैं आपको टेम्परेचर की भी वैल्यू बता दूं, सही है? कोई कंफ्यूजन है पहले तो इस पे बताओ। श्योर? मोलर मास हैज नथिंग टू डू विद द मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, ये क्वेश्चन मैंने अगले जो मेरे इसके डिस्कशन है ना, कनेक्शन है, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा तो मोल्स वहां काम आएगा ना, ठीक है। तो एक बात सुने, मोलर मास का किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल से कोई ताल्लुक नहीं है। मोलर मास डजंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल, बट नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड्स ऑन मोलर मास, ठीक है। जरा डिपेंडेंस चेक कर लीजिएगा इसकी। मैं रेज दैट पार्ट। ये जो मोल वाली कहानी है ना बेटा, ये अभी इसका जो कंटिन्यूटी में आ रहा है डिस्कशन उसमें आ जाएगी। I'm going to raise this pressure. All right.
After root mean square velocity, we'll discuss definition of temperature. Definition of temperature, उसकी mathematical expression, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस भी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स. Definition of temperature. Now, what is the definition of temperature? It is a measure of average translational. It is the measure of average translational kinetic energy of average translational kinetic energy of gas particles. Kinetic gas particles. So temperature is the measure of. अब इसकी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लीजिएगा. एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू ना, और ट्रांसलेशनल है ये. कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? ट्रांसलेशन. एवरेज के लिए बाहर लगा रहे हैं 3/2 के टी. के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. अब यहां पर एक बात समझने की जरूरत है. दिस एक्सप्रेशन गिव्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल. दिस इक्वेशन gives average kinetic energy of one particle. This equation gives average kinetic energy of one particle. Make it clear. ये एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बता रही है इक्वेशन. सारे गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बता रही. सही है. और ये टेम्परेचर की डेफिनेशन है. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी of all the gas which contains n particles, all the gas that contains all the n moles of gas, n moles of gas, सारी की सारी जो गैस है जिसमें लेट्स सपोज नंबर ऑफ मोल्स n है, that contains or which contains n number of particles is given by. Now you need to memorize these expressions. Okay, इसके साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई कर दो. काइनेटिक एनर्जी एवरेज 3/2 n k t. 3/2 n k t. Now what is n k t? Listen, n is number of particles. As we know that PV equals n k t. Also PV equals nRT. याद आ रहा है? So एक एक्सप्रेशन ये हो गया पूरी गैस की जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसकी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी. और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इट विल बी nRT. This is also the internal energy of gas. This is also the internal energy of the gas. कैसे? हमने डिस्कस किया कि गैस पार्टिकल्स में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है उनकी. There is no potential energy between gas particles. So gas particles have only kinetic energy, and that kinetic energy is the internal energy. यही internal energy. तो इसको कभी कभार आप काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, वरना इसको नॉर्मली इंटरनल एनर्जी कहेंगे. दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ internal ideal gas. Got it?
सो यू लिखें आप इसको, इट इज आइदर 3/2 nRT लिखें, और या फिर 3/2 nKT लिखें। दोनों एक्सप्रेशंस वापस से लिख लें, ना लिखें कोई मसला नहीं, अगर आपने लिख दिया इट इज इनफ। अच्छा, अब अगर फर्ज करें इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। If you change the number of moles or number of particles, then internal energy changes. If you change the temperature, then internal energy changes. So internal energy change या internal energy is directly proportional to number of moles and temperature. Also, internal energy is directly proportional to number of particles and temperature. दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, सही है, कंपैरिजन होगा। और अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर की चेंज की वजह से आएगा, या नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के चेंज होने की वजह से आएगा, सही है। तो चेंज के लिए क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट विल बी आइदर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स और द टेम्परेचर, दोनों में से किसी एक में चेंज आ रहा है। क्लियर हो गया पॉइंट, कंफ्यूजन है इसमें? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए मैं, यही सवाल है, कैलकुलेट द रेशियो फॉर द सेम क्वेश्चन फॉर द सेम एग्जाम्पल। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, दिस इज ए पार्ट, इसको ए कर लो, व्हाट इज द रेशियो। अब बी पार्ट क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल ऑफ हीलियम and kinetic energy of one particle of hydrogen and kinetic energy of all the helium and all the hydrogen। ये दो चीजें और सॉल्व करनी for the same question। now what new things that you need to solve, ये साइड रेस करूं बेटा प्रेशर वाला, एक मिनट रुकें, पहले मैं क्वेश्चन को अपडेट कर दूं, क्योंकि ए पार्ट तो ये हो गया, बी और सी पार्ट जो है वो मैं वहां अपडेट करता हूं। What is the ratio for the same question here, that example? B part, what is the ratio kinetic energy one particle, helium He, average kinetic energy of one particle of hydrogen, ये रेशियो बताओ। BC part, what is the ratio kinetic energy of He, kinetic energy of H2। अब ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। हाँ भाई, पहले वाले का क्या जवाब है, बी पार्ट का, बी पार्ट का जवाब है 1, क्योंकि एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखने, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो दोनों की हाँ, तो दोनों के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पार्टिकल की काइनेटिक, बट पूरी गैस की काइनेटिक एनर्जी वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो पूरी गैस की काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो होगा फिर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम 4 एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 2, 1/2 इट विल बी, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम है, टेम्परेचर तो कैंसिल हो गया, दोनों में आपने जब रेशियो निकालना है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो देख लो, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितना है 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2, इट इज 2, इट इज 1, दैट्स इट। टेम्परेचर तो सेम है, टेम्परेचर क्या है बेटा, सेम है। सो बेटा ये क्या आंसर है,
हाँ भाई, इसका बी पार्ट का क्या आंसर है? इट इज 1। और सी पार्ट का आंसर क्या है? 1/2। सो दिस विल बी इक्वल्स 1, दिस विल बी इक्वल्स 1 एंड दिस विल बी इक्वल्स, अब देखें इसका रेशियो क्या बनता है? हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स कितने बताए? 1। हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं? 2। 1/2, 1/2। Is it clear? What if I give you some different values of the temperatures? What if I give you some different values of temperature? देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, और काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल की और काइनेटिक एनर्जी पूरी गैस की कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। क्लोजली रिलेटेड एक्सप्रेशंस हैं, दिखने में भी मिलते जुलते लगते हैं, ये जैसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड फैक्टर्स देखते जाएं, इसमें स्क्वायर रूट में आ रहा है, उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में आ रहा है टेम्परेचर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन है, अब एग्जाम्पल नहीं है, आप लोगों ने सॉल्व करना, कर लेंगे? आई होप के कर लेंगे। फाइव मोल ऑफ N2 गैस, 5 मोल ऑफ N2 गैस नाइट्रोजन, ठीक है, एट 300 K and 3 mole of O2 gas at 500 K are kept in two different containers. Calculate VRMS O2 and N, ठीक है। Do not proceed to solve for the square root. Then kinetic energy of O2, kinetic energy of N2, O2 गैस N2 गैस, पूरी गैस की काइनेटिक एनर्जी, इसका रेशियो बताना है। अब इस बार एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे। हाँ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक पार्टिकल की वेलोसिटी, सही है। एक आप इसके लिए क्या कह रहे थे? चलें सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, सही है भाई। प्रोसीड करें इसको। जी हाँ, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 500। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा? 32 ग्राम्स। देन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 डिवाइडेड बाय 300, 0000 कैंसिल हो गया। 32 इंटू 3 और 28 इंटू 5, 28 इंटू 5 क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, थोड़ा सा पहले डिवाइड कर लें। हाँ, पहले क्या कर लें, हम इसको डिवाइड कर लें। 3 क्या 28 परफेक्टली डिविजिबल है 3 से? नहीं, अच्छा चले 4 8 टाइम्स, ठीक है, 4 7 टाइम्स 28, 4 8 टाइम्स
32, 8 3 टाइम 24, 5 7, हाँ ये हो जाएगा 35/24, सही है। इज दिस सिंप्लीफाइज फर्दर? श्योर? होल नंबर से तो नहीं है ना बेटा, सो 35/24 आप इसको एज इट इज रहने दें। अच्छा अब इधर आ जाए, इधर what is kinetic energy of O2 and kinetic energy of N2? Kinetic energy of O2, number of moles of O, and temperature of O divided by number of moles of nitrogen, temperature of nitrogen. जी बेटा, what is number of moles of oxygen? हाँ, it is 3, temperature of 500 है ये, divided by 5 into 300, the answer is 1. Is it clear? सो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ रहा है 1 और रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स का रेशियो आ रहा है रेडिकल 35/24. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है हीट कैपेसिटी एंड देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी। It is labeled capital C. It is labeled capital C. आमतौर पर heat per unit mass change in temperature. It is the measure of, or it is defined as amount of heat per unit heat required per unit change in temperature. Per unit change in temperature of a substance. Amount of heat required per unit change in temperature of substance. This is heat capacity. ऐसा यूनिट है जूल्स पर केल्विन। ऐसा यूनिट क्या है? जूल्स पर केल्विन। जूल्स पर केल्विन। अब जा रहे हैं, इसमें एक प्रॉब्लम है कि मास ज्यादा होगा तो हीट एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी और द सेम चेंज इन टेम्परेचर। मतलब 1 लीटर या 1 किलोग्राम वाटर का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए, या 10 किलोग्राम वाटर का 10 किलोग्राम को वार्म करने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू 1 किलोग्राम। तो ये जो मास का इसमें इफेक्ट नहीं है, अब वो मास के इफेक्ट को जब हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो कॉन्सेप्ट होगा, जो नई क्वांटिटी होगी उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहेंगे उसको हम? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक अच्छा, इसमें भी आप ध्यान में रखें, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैव, पुअर कंडक्टर्स की जो है हीट कैपेसिटी हाई होती है और गुड कंडक्टर्स की हीट कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है। चाहे तो आप पहले इस कंपैरिजन को यहाँ पर अपडेट कर लें। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसको थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। थर्मल या फिर हीट कैपेसिटी। इट इज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कौन से हैं? मेटल्स हैं ज्यादातर, वो गुड कंडक्टर्स हैं। हैव लो थर्मल कैपेसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट जो होंगे, मतलब मेटल्स जो हैं उनकी हीट कैपेसिटी कम होती है। उनकी हीट कैपेसिटी क्या है? कम होती है। उनको थोड़ी सी हीट एनर्जी देंगे तो उनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। मतलब मेटल्स या गुड कंडक्टर्स क्विकली वार्म भी हो जाते हैं और क्विकली कूल भी हो जाते हैं। ना सिर्फ वार्म जल्दी होते हैं बल्कि
ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं। इसी तरीके से जो बैड कंडक्टर्स हैं या पोअर कंडक्टर्स हैं उनकी थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है। पोअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैव हाई थर्मल कैपेसिटीज। यूजुअली पोअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैव हाई थर्मल कैपेसिटीज। Got it? So good conductors of heat की थर्मल कैपेसिटी कम होती है और पोअर कंडक्टर्स ऑफ हीट की थर्मल कैपेसिटीज ज्यादा होती है। थर्मल कैपेसिटीज क्लियर हो गया? आप आसानी से इस तरह गुड और पोअर कंडक्टर्स ऑफ हीट में फर्क कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थर्मल कैपेसिटीज। अच्छा, जो भी मास के इफेक्ट की मैं बात कर रहा था, जरा वो मास के इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल सी से लेबल करते हैं, सही है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज लेबल्ड विद स्मॉल सी। डेफिनेशन पे फोकस कीजिएगा बेटा। देखिए डेफिनेशन हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कहते हैं। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, जरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये ही डेफिनेशन है इसकी। इसकी डेफिनेशन यही है। अनफॉर्चुनेटली इसकी जो डेफिनेशन हमारे बच्चों ने याद की हुई होती है ना बेटा, वो बड़ी मायूस कुन डेफिनेशन होती है, क्योंकि उस डेफिनेशन से कुछ और बच्चों के दिमाग में एक सेंस डेवलप हुआ होता है। वो समझते हैं कि दिस इज हीट एनर्जी, they believe that this is what heat energy, but this is not heat energy, this is heat energy per unit mass per unit change in temperature। ठीक है, अब डेफिनेशन जो ये है इसको फोकस करें। ये क्या है? इट इज द मेजर ऑफ amount of heat required per unit mass, required per unit mass of a substance per unit change in temperature। अब देखें, सेम वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमने वर्ड्स में थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख दिया कि भाई अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की ये है डिस्क्रिप्शन। अच्छा, हमारे बच्चों ने क्या याद किया होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, है ना? अब उस डेफिनेशन को जरा एक बार दोबारा कॉल करो जो भी मैंने आपसे कहा, और यही बच्चों को याद होती है। क्या याद होती है? लेकिन आपने ये याद नहीं करनी, एक्चुअली ये है जो आप लोगों के दिमाग में इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, जरा वो भी सुन लें। वो डेफिनेशन ये है, how many of you have, or this definition is known to you actually, how many of you knows this definition? Almost every single one of you, every single one of you जिसने पढ़ा है, जिसने पढ़ा है। अब जो बैठा ही कोरा है बिल्कुल, उसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन जिसने भी पढ़ा ना उसने यही डेफिनेशन पढ़ी।
अब देखिए ये डेफिनेशन क्या कह रही है, ये डेफिनेशन स्ट्रेट अवे बोल रही है कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट। मतलब बच्चा कह रहा है कि हीट एनर्जी है ये क्या है, बच्चे के दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई ये क्या है, हीट एनर्जी है। जबकि भाई ये हीट एनर्जी थोड़ी है, ये हीट एनर्जी को डिवाइड करना है मास से, फिर उसको डिवाइड करना है किससे, ये है। जबकि वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो सेंटेंस, वो डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन, वो क्या आइडिया दे रही है, वो क्या इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट उससे क्या हो रही है, उसे दिमाग में आ रहा है कि यार ये तो हीट एनर्जी है। सो इट इज नॉट हीट एनर्जी, इट इज हीट एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसलिए टेक्निकली देखा जाए वो गलत है, ये है सर। अब ऐसा यूनिट क्या है इसका, सॉरी, हाँ जूल्स पर केजी पर केल्विन। एक मिनट रुको बेटा, क्या कह रहे थे परमेश? नहीं यार, बुक्स में नहीं लिखी होगी, नोट्स में देखी होगी तुमने। अब वो इडियट्स ना खुद पढ़ना चाहते हैं और ना सही पढ़ाना चाहते हैं, सच कह रहा हूँ, बड़े बड़े चैनल वाले भी ऐसे हैं। ठीक है, सो कम बैक टू द पॉइंट। अब इसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, जरा इसको अप्लाई करने का तरीका देख लें, इट इज इंपॉर्टेंट। हम अंडर आइडियल कंडीशंस की बात करेंगे, अगर एक सब्सटेंस या दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हैं, जब उनको थर्मल कांटेक्ट में रखते हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा थोड़ी देर में। मतलब एक हॉटर ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी मूव करेगी कहां पर, कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, और कब तक ये फ्लो रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा। सो हम इसको इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के नाम से पढ़ेंगे। सही है, व्हाट इज लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, ताकि आपको ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है। सिंगल में तो मैं नहीं दे रहा आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एक सब्सटेंस है, उसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए इतनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी, इतना मास है, टेम्परेचर इतना चेंज करने के लिए कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो आप सॉल्व कर लोगे। What if we mix two substances together? What if we mix two substances together? Then क्या लॉजिक या क्या अप्लाई होगा, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी कह सकते हैं आप। हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट must be equals to heat gained by cool objects। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हॉट है और एक कूल है, तो बेटा एक एक लिख दोगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। और अगर दो से ज्यादा हैं तो जो जो कूल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगी, और जो जो हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं वो हीट एनर्जी एमिट कर रही हैं। अब फॉर टू ऑब्जेक्ट्स फॉर सिस्टम इन विच देयर आर ओनली टू ऑब्जेक्ट्स, तो फिर क्या होगा, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट, वो हीट एनर्जी जो हॉट ऑब्जेक्ट ने लूज की, और वो हीट एनर्जी जो कूल ऑब्जेक्ट ने गेन की, इट विल बी दिस। अब ये हीट एनर्जी आप इस एक्सप्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या ये एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मास ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, mass of cool object, specific heat capacity of cool object, change in temperature of cool object, like this। ठीक है, आप ये एक्सप्रेशन फॉर अ सिस्टम इन विच देयर आर ओनली टू सब्सटेंसेस और टू ऑब्जेक्ट्स और टू बॉडीज, उसके ऊपर आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो जाहिर है 30-35 सेकंड्स के एमसीक्यूज को डील करने के लिए आपको कुछ इसी किस्म की हल्की फुल्की इंक्वायरीज दी जा सकती है। अब कैसे डील करना है, एक इसका एग्जांपल देख लें, यही साइड रेस कर दूं। Now the question is, example
A 2 kilogram iron block at 600 degrees Celsius is put into 1 kilogram of water at 0 degrees Celsius. Assume all the heat energy given off by iron is absorbed by water. The final temperature of system will be. What will be the final temperature system? Assume all the heat energy given off by iron is absorbed by water. Specific heat capacity of what iron and water. Water, it is 10 times specific heat capacity of iron. बल्कि आयरन ना लिखें, मेटल लिखें, क्योंकि आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एग्जैक्टली 10 टाइम्स नहीं है वाटर से. सही है. यू हैव बीन गिवन दिस इंफॉर्मेशन. देखें एग्जाम्पल है, ज़ाहिर है मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ. अब एक बात तवज्जो से सुने बेटा, हमारे यहाँ बच्चे जो है ना ये हैबिचुअल है क्या लिखने के, चेंज इन टेम्परेचर को फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिखने की आदत पड़ी हुई है हमारे बच्चों. दोबारा सुनो, चेंज इन टेम्परेचर को क्या लिखने की आदत पड़ी हुई है, फाइनल माइनस. वो ये सोचते भी नहीं है, वो ये समझते भी नहीं है कि भाई फाइनल टेम्परेचर कम है, इनिशियल बढ़, इनमें से एक का फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से क्या हो जाएगा, कम. और वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, मेटल. ज़ाहिर है मेटल ठंडा हो रहा है, वाटर गर्म हो रहा है, तो जब मेटल ठंडा हो रहा है तो उसका फाइनल टेम्परेचर वाटर से क्या होगा, मतलब इनिशियल से क्या होगा, कम हो जाएगा. तो ये इसको खातिर में लाए बगैर हमारे बच्चे क्या होते हैं, वो रट्टे में जो बचपन से रट्टा लगाया हुआ है फाइनल माइनस क्या लिख देते हैं, इनिशियल. अगर चूंकि बचपन की प्रैक्टिस है आप लोगों की भी, तो मैं चाहता हूं कि गलती से ना करें आप लोग. आप भले उस बचपन की प्रैक्टिस को एज इट इज कंटिन्यू करें, बस सिर्फ यहां पर क्या चेंज कर लें, वो चेंज कर दें. इन दोनों में से किसी एक के साथ फिर माइनस साइन लगा लेना, फिर बेहतरीन आंसर आएगा. दोबारा सुन लो, मैं नहीं चाहता कि आप अपनी उस बचपन की प्रैक्टिस से डिविएट हो, क्योंकि वो डिविएशन थोड़ी देर के लिए होगी, फिर कल भूल जाएंगे, फिर दोबारा से वही लगाना शुरू कर देंगे. आप डिविएट नहीं हो, क्योंकि बचपन की प्रैक्टिस है. आप इसमें क्या चेंजेस कर लें, किसी भी एक तरफ माइनस का साइन लगा दें. ठीक है, कैसे देखें, मास ऑफ मेटल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल. क्योंकि हम हैबिचुअल है ना ये लिखने के, ऐसा लिखो. सही है, मेटल का फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द मेटल. देन मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ. अब देखिए दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या है, सेम. दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या है, सेम. तो मैंने कहा था कि अब आपने क्या करना है, चाहे तो ये वाले के साथ माइनस लगा दो, जैसे किसी भी एक के साथ माइनस लगाओ, बेहतरीन काम हो जाएगा. क्योंकि मेटल इज गोइंग टू लूज एनर्जी, तो मैं माइनस इधर लगा रहा हूं. वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जवाब पर, आप माइनस इसके साथ ना लगाओ, इधर लगा दो, सेम आंसर आएगा. ट्राई करें. चलें, मास ऑफ मेटल कितना है, 2. स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इट इज Cm लिख लो फिलहाल. वजह क्या है बताता हूं. फाइनल टेम्परेचर वी डोंट नो, इनिशियल टेम्परेचर 600. इस तरफ आ जाए, मास ऑफ वाटर, नहीं, चेंज इन, जब टेम्परेचर के चेंज की बात करेंगे तो आपको सेल्सियस में ही रखना है, आप भले केल्विन में कन्वर्ट ना करो. हाँ भाई, 1. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, 10 Cm. सही है बेटा. फाइनल वी डोंट नो, इनिशियल कितना है, 0. मल्टीप्लाई दिस बिकम्स, ये कैंसिल हो गया अब, Cm, हाँ 2Tf माइनस 1200, सही है, इक्वल्स 10Tf. समझ गए, ये 2 इधर रहेगा, इसको उधर ले जाए, या 10 को इधर, देखिए माइनस 1200 इधर रहने दें. सो लुक एट दिस,
10 TF माइनस 2 TF माइनस था, सॉरी बेटा माइनस मल्टीप्लाई नहीं किया, प्लस हो जाएगा, हाँ सही है बेटा, इट बिकम्स 1200। जी हाँ, क्या आंसर आया? 1200 डिवाइडेड बाय 12, दिस विल बी TF, 12 TF हो गया ना ये, तो 12 में इधर ले आया, इट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा देगा ये इसको, इस पे पहुंचा दिया। अब समझ में आई बात? तो हम लोग प्रैक्टिस में हैं, ये चेंज का मतलब हम लोग क्या जानते हैं बचपन से कि भाई फाइनल माइनस इनिशियल, अगर आपने ऐसा ही कुछ जाना हुआ है, पहचाना हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक के साथ क्या लगाना है, माइनस है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप चाह रहे हैं कि सिस्टमैटिक लेके चलें, तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसका फाइनल टेम्परेचर कम है, किसका ज्यादा है, उसमें फिर हायर माइनस लोअर लिखना है आपको, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, हायर माइनस लोअर टेम्परेचर। अगर तो आप ये अरेंजमेंट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर यही चलाओ, सही है बेटा। नेक्स्ट, अबे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या चीज, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आई विल रेज दैट पार्ट। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास था यहाँ पर। अब देख लें, अमाउंट ऑफ हीट इज द मेजर ऑफ, या डेफिनेशन देख लें, इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड per mole of a substance per unit change in temperature. It is the measure of amount of heat energy required per mole per unit change in temperature. So molar specific heat capacity, it is C again, delta Q upon N delta T. दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, it is the product of molar mass and specific heat capacity. It is the product of molar mass and specific heat capacity. Molar mass and specific heat capacity. How is this? C is equals molar mass and specific heat capacity. देखिए स्मॉल और कैपिटल का फर्क है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी है और ये फिर कैपिटल सी है। Gases have two molar specific heat capacities, molar specific heat capacity at constant pressure and molar specific heat capacity at constant volume. Gases have ऐसा यूनिट है इसका जूल्स पर मोल पर केल्विन, जूल्स पर मोल पर केल्विन। नेक्स्ट, gases have two molar
specific heat capacities. Cp and Cv, molar specific heat capacity at constant pressure and molar specific heat capacity at constant volume. गैसेस की दो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज हैं। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, relationship between two molar specific heat capacities number one Cp minus Cv it is equals R। एक तो ये हो गया एक्सप्रेशन। देन एक एक्सप्रेशन क्या है? एडियाबैटिक इंडेक्स, याद आ रहा है? ऑल्सो एडियाबैटिक इंडेक्स। एडियाबैटिक इंडेक्स क्या था? दिस इज गैमा Cp अपॉन Cv। ठीक है, एक ये रेशियोज है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का रेशियो, इसको एडियाबैटिक इंडेक्स कहते हैं। और एक इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो कि इन टर्म्स ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, ये दो गए। अब मोनोएटॉमिक गैस का, पॉलीएटॉमिक गैस का और या डायटॉमिक गैस, मोनो, डाई एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस के ये एडियाबैटिक इंडेक्स, और इसको जब हम लिखते हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज अलग अलग बनती हैं। अब वो क्या अलग अलग बनती हैं, जरा इसको क्लियर कर लीजिएगा। ये टेबल याद करना है आप, टेबल मैं यहाँ पर फर्निश करता हूँ, टेबल याद करेंगे आप लोग। गैमा Cp Cv, ये साइड रेस करूं, जी बस ये टेबल फर्निश कर दूं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस होंगे तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। तीसरा है पॉली एटॉमिक। एडियाबैटिक इंडेक्स मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या है, डायटॉमिक गैस के लिए क्या है और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए क्या है। एडियाबैटिक इंडेक्स जरा समझ लीजिएगा। एडियाबैटिक इंडेक्स फॉर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस। Gamma, then Cp and then Cv। ऑलराइट, मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो एडियाबैटिक इंडेक्स है इट इज 5/3, इट इज 7/5, इट इज 9/7, 5/3, 7/5 एंड देन 9/7। यही है बेटा, चेक कर लो। नहीं, मैं तो सिर्फ ये मिड वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा था, बिकॉज आई हैव मेमोराइज ऑल दैट स्टफ यूजिंग दिस मिड वैल्यू। अच्छा, अब ये जो आगे मैं टेबल में Cp और Cv के सेक्शंस में वैल्यूज लिखूंगा, ये वैल्यूज इन दोनों रिलेशनशिप्स को इनसे सॉल्व हुई हुई है, इन दोनों से। कैसे?
अच्छा अब देखें गैमा इज अ रेशियो ऑफ सीपी ओवर सीवी, तो इट मींस दिस इज द वैल्यू फॉर द सीपी एंड दिस इज द नंबर फॉर द सीवी फॉर मोनोटोमिक गैस। इन सब में डिनोमिनेटर में आएगा 2, मल्टीप्लाई करना है आर, सब में डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय आर। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं टेबल को। डिनोमिनेटर में क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय आर। अब न्यूमिनेटर में क्या आएगा ये देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी 5, सीपी में 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीवी 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीवी 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीवी। ये है तरीका इस टेबल को याद करने का, सही है। सारे वैल्यूज में r अपॉन 2 तो है, अब r के साथ कौन सा उसके साथ फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, cp का जो है नंबर वो मल्टीप्लाई कर देंगे cp में, और जो cv का नंबर है वो cv में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट द लास्ट थिंग, अगर दो गैसेस मिक्स कर दें, फॉर्मूला है बेटा सिर्फ ये कल पढ़ के आना, कल से क्वेश्चंस करूंगा पहले शुरू में। व्हेन टू gases are mixed, then what will be the specific heat capacity of the mixture? When two gases are mixed together, then the molar specific heat capacity of mixture is given by molar specific heat capacity of mixture is given by N1 C1 plus N2 C2 divided by N1 plus N2. Listen, अब अगर फर्ज करें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो आपने कांस्टेंट प्रेशर वाले मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज लिखने हैं, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आपने कांस्टेंट वॉल्यूम वाले लिखने। सही है। नंबर ऑफ मोल्स और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिक्सचर की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिलेगी। ये एक एक्सप्रेशन है। इंशाल्लाह विल अप्लाई ऑल दीस एक्सप्रेशंस टुमारो। थैंक यू। इसको स्टॉप कर दो, पूरे 5:30 हो रहे हैं।